चलिए बात करते हैं विकास की। देखिए विकास अथवा प्रगति की धारणा ये हमारे हमेशा से हमारे साथ रही है और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। देखिए विकास के अर्थ, विकास के मायने विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। विकास केवल और केवल हमारी आर्थिक संसाधनों को ही नहीं बल्कि हमारी मानसिकता, हमारी सामाजिकता, इन सब को भी दर्शाता है। ठीक है, यानी हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने भिन्न हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सोच सकता है। किसी के लिए मान ली फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक छोटा यानी एक बच्चा क्लास 7 या 8 में पढ़ने वाला है, ग्रामीण बालक, रोज स्कूल जाता है, अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। उसके लिए विकास का मायना ये भी हो सकता है भाई उसके गांव की सड़क है, जो स्कूल तक जाने वाली सड़क है, वो अगर अच्छी नहीं बनी होगी, सड़क टूटी फूटी होगी, तो उसे लगता होगा भाई कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ भी हमें मतलब विकास नहीं हो रहा है। स्कूलों में पहुंचता होगा, स्कूल में संसाधन नहीं है, यानी कि जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं है, तो उसे लगता होगा भाई स्कूल में भी कोई विकास नहीं हुआ है। उसके लिए विकास का अर्थ कुछ अलग है। वहीं एक किसान है, किसान को जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, जो आपकी खाद या फिर और भी सामग्री देती हैं, फर्टिलाइजर्स के अलावा बीज वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, अगर वो समय से वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाती हैं या फिर उनकी लागत यानी उनकी जो बढ़ोतरी कर देती है उसकी जो प्राइसिंग में, तो वो भी ये सोचते हैं भाई विकास नहीं हुआ है। वो भी उन्हें लगता है कहीं ना कहीं विकास की अवधारणा में हम लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। ठीक है, उन्हें अगर उनके फसल का एक प्रॉपर समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा होगा तो भी उन्हें लगता है कि भाई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, भाई सामाजिक रूप से अगर लड़कियों की बात करें, लड़कियां ये सोचती हैं भाई समाज के जो तबके में हमारा भी स्थान जो है बड़ा ही निम्न रखा गया है। चाहे तो हमें सामाजिक रूप से तमाम यानी कि हमें कानूनी रूप से तमाम पावर दे दी गई हों, लेकिन हमें सामाजिक रूप से अभी भी हमें जो है दंश झेलना पड़ता है, सामाजिक रूप से हमें अभी भी दबा के रखा जाता है। तो उनके लिए विकास का अर्थ कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तो जो विकास का अर्थ है, विकास का विचार है, किसी एक व्यक्ति में एक समान नहीं हो सकता है, यानी हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर हमने इस टॉपिक यानी इस पैराग्राफ के अंतर्गत यही हमने समझा, यानी विकास की अवधारणा जो है हर व्यक्ति में एक ना होकर बल्कि भिन्न भिन्न होती है, यानी किसी के लिए एक के लिए अर्थ कुछ और है और किसी दूसरे के लिए अर्थ कुछ अलग हो सकता है विकास का। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, हेडिंग लिखी है आपकी, विकास क्या वादा करता है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्यों से। यानी विकास का अगर हम देखें तो ये क्या वादा करता है। ठीक है, तो विकास ने ऐसे वादा किया, क्या वादा किया, नहीं विकास श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य क्या है, नहीं विकास के अंतर्गत लोगों ने अपने अपने आप को कैसे अपने लक्ष्यों को परिभाषित किया है। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, वो ये सोचता है कि हमें काम करने के लिए बेहतर से बेहतर मजदूरी मिले, अधिक से अधिक दिन मिले, यानी महीने में कोई भी दिन हमें जो है ऐसा ना हो कि हमारे लिए काम ना मिले। ठीक है, हमारे बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ें, ठीक है, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, साथ ही साथ हमें समाज में एक अच्छा खासा रेस्पेक्ट भी मिले, हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, इसके अलावा वहीं पंजाब का समृद्ध किसान जो है अपने विकास के लक्ष्यों में उसने ये रखा है कि उसके जो फसल है उसे जो एमएसपी है यानी कि जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है अच्छा खासा मिले। ठीक है, यानी ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले उसे, साथ ही साथ उसे जो है सस्ते मजदूर मिले। ठीक है, अच्छी खासी उसकी पारिवारिक आय हो, तो उसके लिए विकास का जो लक्ष्य है वो कहीं अलग है। वहीं वो किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, वो केवल यही सोचता है, वही केवल यही प्रार्थना करता है कैसे भी करके उसकी फसल वो जो है वर्षा मिल जाए और जैसे तैसे करके वो अपना पिछला उसने कर्ज वगैरह लिया है सूदखोरों से, तो उस कर्ज को चुका दे। ठीक है, ताकि उसके बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में जा सकें। तो हर किसी के लिए विकास की जो है अवधारणा, लक्ष्य भिन्न भिन्न है। हमने यहाँ पर यही जाना। देखिए तमाम लोग लिखे हैं कि शहर के अमीर परिवार की लड़की क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि उसे अपने भाई से कि जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह भी अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। तो हर किसी के लिए जो लक्ष्य है विकास का भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यही था। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा इस पुस्तक में ज़्यादातर कहानी के रूप में क्यों रखा गया है पोर्शन, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे का बौद्धिक लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है कि विकास का अर्थ, विकास की अवधारणा है, किस प्रकार से विकास जो है मानवीय जीवन को प्रभावित करता है। तो इन सब बातों को समझने के लिए उसकी इतनी ज़्यादा बौद्धिक समझ नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर एक कहानी के रूप में ये चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, तो वही कहानी का रूप मैं भी जो अख्तियार कर रहा हूँ, वही रूप मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें नोट डाउन करने वाला कुछ भी नहीं था, नोट डाउन करने वाला आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखवा देंगे। यानी विकास का जो अगर अंतिम लक्ष्य देखें तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है अलग अलग चीजें पाना चाहता है, यानी हर किसी का विकास का जो लक्ष्य है वो अलग अलग है। यानी हर कोई व्यक्ति अपने अपने अलग अलग सोच रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं सोच रहा है। हो सकता है कि यानी कोई दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जो परस्पर विरोध भी हो सकता है उनमें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि एक जो आपका पानी का प्लांट होता है, यानी कि आपका जो जहाँ पे बिजली का प्लांट लगता है यहाँ पर, ठीक है, तो बिजली के प्लांट लगाने के लिए यानी कि जल विद्युत का प्लांट लगाने के लिए डैम की आवश्यकता पड़ती है। डैम के लिए काफी सारी किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उससे उस बड़ी कंपनी को फायदा हो सकता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो सकता है, उस कंपनी में काम करने वाले वर्करों को फायदा हो सकता है। वहीं जो किसान है जिनकी जमीन का अधिग्रहण हुआ है उनके लिए बहुत निराशा भरा भी हो सकता है उन्हें ये लगता है उनकी आय का स्रोत जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया हो, बिल्कुल वो बेघर हो जाए, चाहे बेशक उन्हें मुआवजा वगैरह मिले। तो यानी कि ये जरूरी नहीं है कि विकास जो है एक आदमी को समृद्धि प्रदान कर रहा है, दूसरे को विनाश प्रदान नहीं कर सकता। तो यानी कि विकास जो है एक आदमी को समृद्ध भी बना सकता है और कहीं दूसरे को जो है विनाश की ओर भी धकेल सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही बातें हैं।
मतलब ये हम नहीं कह सकते कि विकास हमेशा और हमेशा सभी को जो है लाभ पहुंचाता है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम लोग। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है उद्योगपति के बारे में, तो यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात क्या स्पष्ट हो गई यहाँ पर, तो आप पहला पॉइंट ये लिख लेना। दो बातें यहाँ पे दो बातें यहाँ साफ हैं। एक, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना होकर विनाश भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लिख लेना, आप पूरा लिख लेना पहला पॉइंट कि जो है अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, और एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो, यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है, यानी कि विकास की जगह विनाश भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये पहली लाइन इसमें जान ली है। ठीक है, आपने लिख भी ली होगी ये। विकास के संदर्भ में मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा, जो कि आज की युवा पीढ़ी के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, आज की युवा पीढ़ी विकास के बारे में ये सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास हो जाए तो उसके लिए विकास है, यानी वहीं वो जो खेती है, यानी कि जो यानी खेती के कृषि कार्यों में संलग्न है, उसे वो बड़ी हे दृष्टि से देखती है युवा पीढ़ी आज की। वो ये सोचती है भाई खेती तो उन लोगों का काम रह गया जो पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जो आर्थिक रूप से गरीब तबका है उनका काम रह गया है। उनकी नज़र में जो विकास की अवधारणा क्या है, आज के युवाओं की नज़र में ये अवधारणा है कि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का विकास हो, एकदम हाईटेक सिटी हो। ठीक है, जहां पर मतलब बिल्कुल नए नए प्रौद्योगिकी से सुसज्जित जो है वातावरण हो, तो उनका मानना यह है कि ये विकास है। अगर जो खेती की बात करें तो आप सब जानते हैं कि हम लोग बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकते, यानी कि जितना हमारे लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए भोजन है। तो भोजन आएगा कहाँ से? भोजन आएगा जमीन से, किसान ही उपजाएंगे उसे। तो जरूरत हमें यह है कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उस किसान की जो मुश्किल है उसको आसान बनाएं, ना कि ये कि हम खेती करने वालों को बड़ा ही हया दृष्टि से देखें, या फिर खेती करना हम ये मान लें खेती करना एक विकास नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मूर्खतापूर्ण सवाल होगा। ठीक है, मूर्खतापूर्ण यानी एक बहुत ही बड़ी मूर्खतापूर्ण कंडीशन होगी। तो आज की युवा पीढ़ी केवल यही सोचती है कि भाई हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे, हम मिट्टी से बिल्कुल अपनी जमीन से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि एकदम एकदम उच्च लेवल की अपनी जिंदगी जिएंगे। तो ऐसा सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। हमें हमेशा अपनी मिट्टी से, अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, तभी वास्तव में वही सही अर्थों में, सही मायनों में वही विकास है हमारे लिए। अब एक बात और निकल के आता है कि आय और अन्य लक्ष्य, यानी कि यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि क्या किसी के पास अच्छी आय है तो इसका मतलब ये है कि उसका विकास हो गया। ठीक है, तो ये बात यहां पे समझेंगे। मान लीजिए कि हर व्यक्ति यहां पर ज्यादा से ज्यादा आय कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा धन का अर्जन करना चाहता है, फिर भी वो असंतुष्ट है। असंतुष्ट होने का रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ा ये है कि आय के अतिरिक्त वो लोग क्या चाहते हैं कि समाज में उनके लिए बराबरी का व्यवहार हो, उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें सुरक्षा मिले, और दूसरों से उन्हें रेस्पेक्ट मिलने की भी वो इच्छा रखते हैं। यानी केवल और केवल पैसे कमा लेना ही उनके लिए विकास नहीं है, यानी कि यहाँ पर आय का सृजन करना ही उनके लिए विकास नहीं है, बल्कि कुछ और भी लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लक्ष्य हैं, यानी कि जहाँ पर आप ये लक्ष्य हैं केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं है, वो यहाँ पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अभौतिक वस्तुओं पर भी हमारा जो जीवन है निर्भर करता है, जिनके जरिए हम अपने जीवन को अधिक विकसित बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें सेकंड पॉइंट करके, सेकंड पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला सब पॉइंट नोट कर लेना, सेकंड का सब पॉइंट। देखिए यहाँ पर जो द्रव्य है, यानी कि धन जो है उसे द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, या उससे खरीदी जा सकने वाली वस्तुएं, जो भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा जीवन जो बेहतर तभी होगा, यानी बहुत सारी अभौतिक वस्तुएं भी हैं जिन पर हमारा जीवन भी निर्भर करता है, और जो वो वस्तुएं भी हमारे जीवन को उच्च कोटि तक ले जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़ा एक स्पष्ट एग्जाम्पल है। आज भी आप देखते होंगे कि तमाम शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाले लोगों के साथ, चाहे वो आर्थिक रूप से अच्छे खासे हो जाए, लेकिन सामाजिक रूप से उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर आर्थिक रूप से वो लोग जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, सामाजिक रूप से अगर स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, तो समाज में तो उनका विकास नहीं हुआ है, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर केवल और केवल हम सोच लेते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो गया, हमने पैसा से हमने ये खरीद लिया, वो सामान संसाधन बना लिए, वो साधन खरीद लिए, तो ये मानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। देखिए, विकास यानी आर्थिक रूप से अगर हम विकास की बात करें, तो आर्थिक रूप से अगर आय को हमने माप लिया तो ये विकास नहीं है, यानी कि मापक नहीं है। हम अगर मापन करेंगे तो हमें जो अभौतिक कारक हैं जिनसे मानव का जीवन प्रभावित हो रहा है, जो मानव विकास में सहयोगी हैं, उनको भी याद करना बहुत जरूरी है। तभी हम किसी की व्यक्ति का विकास के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझते ज़्यादा जाइए, मैं आपसे अनुरोध यही कर रहा हूँ, लिखने से ज़्यादा यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया है आय के संदर्भ में, यानी यहाँ पर एक बात ये कही गई है, क्या आय ही लोगों का परम लक्ष्य है? जी नहीं, आय ही यानी धन कमाना ही लोगों का परम लक्ष्य नहीं है।
हर व्यक्ति यानी कि नौकरी, किसी व्यक्ति को नौकरी मिलने वाली है, तो भाई नौकरी के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऑफर दिया गया कि 50,000 रुपये महीने नौकरी मिलने वाली है, तो सबसे पहले व्यक्ति ये देखेगा हम यहाँ नौकरी करने जा रहे हैं, पाँच इस बात की क्या श्योरिटी है कि भाई वो 50,000 रुपये महीने हमें 12 मासी में देंगे, यानी 12 महीने में मिलते रहेंगे, कभी वो नौकरी खत्म नहीं होगी। इसके अलावा हमारा जो परिवार है वो किस प्रकार से जीवन यापन करेगा, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, उसके लिए खाने का इंतजाम कौन करके जाएगा, उसके लिए अगर स्वास्थ्य सेवा में कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसके स्वास्थ्य सुविधाएं कौन मुहैया करवाएगा। तो ये सब विचार उसके माइंड में बार बार आते हैं। वहीं महिलाएं भी हैं, यानी महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं क्या करती हैं, यानी महिलाएं अगर वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर में और समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाती है, उनका दायरा बढ़ जाता है, उनका सम्मान होता है। ठीक है, तो आय केवल और केवल आय ही, ये हम नहीं कह सकते कि आय केवल और केवल विकास के में ही केवल योगदान देती है। यहाँ पर जो आय के अलावा अन्य अभौतिक जो कारक हैं वो भी आपके विकास में पूर्ण योगदान देते हैं। वहीं अगर सामाजिक कारक की बात करें तो आय भी यहाँ पर अगर देखा जाए, आय और अन्य जो अभौतिक कारक हैं वो एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। यानी महिलाओं के संदर्भ में ये कहा गया है अगर महिला अच्छे खासे पैसे कमाती हैं, अच्छी खासी वेतनभोगी महिलाएं, यानी एक पढ़ी लिखी महिला है, तो उससे क्या होता है, उसका समाज में आदर बढ़ता है। ठीक है, वहीं एक अगर मान लीजिए कम पढ़ी लिखी महिला है तो वो समाज में एक बढ़ाई निम्न दृष्टि से देखी जाती है, बढ़ाई उसे के साथ भेदभाव किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दोनों ही बातें निकल के आ रही हैं, केवल और केवल आय कमा लेना ही पर्याप्त नहीं है, सामाजिक आपके लिए सामाजिकता जो है, एक सामाजिक संबंध है वो भी आपके लिए मायने रखते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि भारत हमारा विविधताओं से भरा हुआ देश है, यानी यहाँ पर हर नागरिक एक दूसरे से भिन्न है। हर नागरिक में यानी कि यहाँ पर कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है, कोई मध्यम वर्ग वाला है यहाँ पर, और कोई उद्योगपति है, यानी हर कोई व्यक्ति अलग अलग है और हर किसी के लिए विकास के मायने अलग अलग हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी हमारे सामने बाधा ये आती है कि सभी के लक्ष्य अलग अलग हैं विकास के, सभी की अवधारणाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे में सरकार का क्या करना है, सरकार को चाहिए कि भाई वो ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करे ताकि वो सभी लोगों के, जिन जिन लोगों के जो जो लक्ष्य हैं, वो सभी लक्ष्य, विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, किसान क्या चाहता है, किसान ये चाहता है कि भाई हमें टाइम पर हमारा जो मान लो फसल अगर बर्बाद होती है तो हमारी जो है फसल का संबंधित थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाए। ठीक है, हमें जब जरूरत पड़ने पर हमें जो है बैंक से लोन मिल जाए, लोन के जरिए हम जो है अपना खाद पानी बीज वगैरह इनका इंतजाम कर सकें। ठीक है, हम जो यानी मार्केट में यानी कि जो मंडी वगैरह में अपनी फसल बेचने जा रहे हैं तो फसल बेचने के लिए हमें वहाँ पर उचित मूल्य मिल सके, यानी उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। तो ये किसान की बाधाएं हैं। इसके अलावा उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उसके बच्चों को बेहतर बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, तो ये सब उसका मानना है। ठीक है, वहीं एक अमीर व्यक्ति क्या सोचता है, अमीर व्यक्ति ये सोचता है समाज में कहीं भी जो है क्या बोलते हैं क्राइम ना हो, कहीं भी यानी कहीं भी जो है अराजकता व्याप्त ना हो। ठीक है, हमारा समाज एकदम पढ़ा लिखा बने। तो हर किसी के लिए मायने अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको राष्ट्रीय विकास में पिरोना एक सबसे बड़ी बात यही है। यानी राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य जो सेट किया जाता है तो वहां पर ऐसी नीतियों का, ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है कि जितने सभी व्यक्ति हैं, जिन जिन लोगों की अवधारणाएं अलग अलग हैं विकास के प्रति, उन सबके कॉमन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकती है। ठीक है, यानी विकास के उन सबके एक समान लक्ष्यों को या एक कॉमन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे राष्ट्रीय विकास में, थोड़ा सा लिख लीजिए राष्ट्रीय विकास में, लिख लेंगे कि यहां पे लिखेंगे आप इसमें राष्ट्रीय विकास में, राष्ट्रीय विकास क्या है, यानी कि राष्ट्रीय विकास जो अगर आप यहां पे लिखेंगे कि राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय। ठीक है, राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय आप लिखेंगे, देखिए मैं बनवा के लिख पा रहा हूं यहां पे, राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय उन सभी प्रश्नों पर विचार करना है, उन सभी प्रश्नों पर विचार करना है जो देश के अंदर मौजूद विविधतापूर्ण, ठीक है, या विविधताओं से भरे देश के अंदर मौजूद विभिन्न लोगों के विकास के लक्ष्यों की अवधारणा को संतुष्ट कर सकें। ठीक है, तो ये आप एक अर्थ में आपने लिख लिया राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय क्या हुआ। ठीक है, यानी ये अवधारणा को संतुष्ट करने वाले, उनकी जो अवधारणा है विकास के प्रति, उनका जो मानना है, उनका जो मतलब चिंतन है, या फिर उनका जो मतलब उनका जो उसके प्रति, विकास के प्रति उनका जो सोच है, तो उन सबको वो जो है संदर्भित करे, उस सबको पूर्ण करे। ठीक है, तभी हमारे लिए वो राष्ट्रीय विकास कहलाएगा। और मान लीजिए कोई सरकार क्या है, आपने देखा होगा तमाम सरकारें जो होती हैं केवल पूंजीपति पर ध्यान देती हैं, तो क्या होता है, जो मध्यम वर्ग तबका है, गरीब वर्ग तबका है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कुंठा की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, इस समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल कट जाता है वो, और उसका विकास एकदम अवरुद्ध हो जाता है। सरकार को चाहिए भाई वो ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करे ताकि समाज का हर व्यक्ति, समाज के हर वर्ग का हर व्यक्ति जो है उससे लाभान्वित हो। ठीक है, तो ये जो है हमारे राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब बात करें कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। विकास के संदर्भ में अगर बात करें तो विभिन्न देश यानी कि कौन सा देश हम ये माने कि भाई विकसित देश है, कौन सा देश हम माने कि अविकसित देश है। ठीक है, देखिए पहली बात तो मैंने आपके माइंड में स्पष्ट कर दी, केवल और केवल आय का अर्जन करना ही विकास के दायरे में नहीं आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी की गई हैं। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की भावना भी ऐड की गई है। जब सामाजिक सुरक्षा की बात की जाती है तो उसमें स्वास्थ्य भी आ जाता है। ठीक है, जन सुरक्षा भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो विकास का अर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे इसी में अगला पॉइंट, यानी विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। हेडिंग डाल लीजिए, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, विकास का अर्थ जो है अलग अलग हो सकता है और कुछ देश विकसित और कुछ को अविकसित भी कहा जा सकता है। ठीक है, कुछ को अविकसित कैसे कैसे हटा लेना कि अविकसित कहा जा सकता है। ठीक है, यानी विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है और कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कहा जा सकता है। अब इनको कैसे कहते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक कहानी दी है। कहानी ये दी है कि कक्षा में आप लोग अगर बात करेंगे यानी किसी में कंपेयर करने की बात करेंगे विद्यार्थियों के मध्य, तो आप एक कॉमन पैमाना उठाएंगे। कॉमन पैमाना ये उठाएंगे, पहली बात तो उनका हाइट, वेट, ठीक है, स्वास्थ्य है, उनकी जो इंटेलिजेंसी है यानी उनका जो प्रतिभा है, ठीक है, उन सब की बात करेंगे। यानी कौन विद्यार्थी अच्छा कक्षा में ज़्यादा प्रवीण है, कक्षा में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, कौन विद्यार्थी बिल्कुल कक्षा में बिल्कुल एकदम नील टाइप का है यानी कुछ जानता नहीं है। तो हम इस तरह से उनका कंपेयर करते हैं, इस तरह से उनकी तुलना करते हैं। ठीक है, वहीं अगर देश की बात की जाए तो देश की अगर हम कॉमन सी बात कर लें, यानी देश में हम कैसे बात करें कि किस देश, कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकसित नहीं है, तो यहां पर देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण समझी जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे पहले का सब पॉइंट कि देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। ठीक है, उनकी विशिष्टता सबसे महत्वपूर्ण समझी जाती है, यह पहले का पहला सब पॉइंट है। यानी जिन देशों की आय जो है अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। जिन देशों की आय मान लीजिए अच्छी है, पहले का सेकंड सब पॉइंट है, यानी जिन देशों की कंट्रीज की आय जो है, इनकम जो है अच्छी है, यानी कि आय जो है देशों से अधिक विकसित उन्हें समझा जाता है। ठीक है, कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ठीक है, वहीं सेकंड सब पॉइंट बात करें, इसी में सेकंड सब पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, इसी में ही देखिए यह इस बात का, पहले का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे, यह इस बात का जो प्रमाण करता है, यानी इस बात की जो पुष्टि करता है, इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ जो है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना है। ठीक है, तो ऐसा है, ये मानना है। कॉमन रूप से अगर हम सोचें तो हम ये सोचते हैं भाई जिस देश की आय इनकम ज़्यादा होगी उस देश की तरक्की ज़्यादा हुई होगी, हमारा मानना ये होता है। ठीक है, ताकि तरक्की होने का मतलब ज़्यादा क्या है कि अधिक आय होगी तो वो अपने जरूरत की आवश्यकताओं की वस्तुएं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकेगा। ठीक है, ऐसा मतलब इसमें लिखा है। तो आपने पहले के 3 सब पॉइंट यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए अगर बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, किसी देश की आय क्या होती है, किसी देश की आय जो है उस देश के सभी निवासियों की आय कैलकुलेट की जाती है, सभी निवासियों की आय को जोड़कर बनाई जाती है। इससे हमें जो है कुल देश की आय को ज्ञात हो जाती है, यानी हमें इससे कुल देश की कंट्री की आय क्या है वो हमें पता चल जाती है। अब देखिए इसके तमाम जो है लाभ भी हैं, तमाम हानियां भी हैं। लाभ ये हैं कि हम अगर सम्मिलित रूप में अगर हम दिखा देते हैं भाई हमारी देश की आय उच्च हो गई, ठीक है, वहीं अगर हकीकत जमीनी हकीकत जाने तो हम ये जान पाते हैं, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक उद्योगपति है, अब वो भाई यानी वो उद्योगपति 1 करोड़ आदमियों की बराबर जो है अर्जन कर रहा है, 1 करोड़ आदमियों के बराबर उसकी आय का अर्जन हो रहा है। वहीं 1 करोड़ आदमी जो है महीने पर अपने खाने भर के लिए गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम इनकी आय और 1 करोड़ आदमी जो है बेरोजगार, यानी 1 करोड़ आदमी और जो गरीबी रेखा के नीचे उनकी आय जोड़ दें और ऐसे करें किसी और देश से कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी भी होगी हमारे साथ। नाइंसाफी इसलिए होगी क्योंकि चूंकि एक जो व्यक्ति है वो पूरी आय को परिभाषित कर रहा है, पूरी आय को देख रहा है, भाई 1 करोड़ व्यक्ति जो है उन्हें कुछ भोजन ही नहीं मिल पा रहा है टाइम पे। तो ये आय का स्तर बड़ा होना, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारी मान लीजिए राष्ट्रीय जो आय है वो ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश विकसित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे देश विकसित तब माना जाएगा कि हम, यानी कि हमारी आय जो है उसका समान वितरण भी हो, हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है उसे बेहतर सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाए, तब उसे विकसित माना जाएगा। तो देखिए पहले तो ये बात स्पष्ट कर लेते हैं कि अगर कंपेयर करना है तो पहले क्या था, पहले ये मानक रखे गए थे, ये वाले मापदंड रखे गए थे कि किसी देश की आय ज्यादा है तो वो देश विकसित होगा। लेकिन धीरे धीरे करके इसकी अवधारणा में परिवर्तन आया, जैसे जैसे तमाम एजेंसियां थी, तमाम जो वैश्विक स्तर पर तमाम जो संगठन कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने समझा कि केवल और केवल आय का अधिक होना ही जो है विकसित होने का सूचक नहीं है, यानी कि हमें कुछ अन्य जो मापक हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप इसी में नोट करेंगे, यहां पे सेकंड का सब पॉइंट, किसी यानी कि लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या, क्योंकि हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसी में यानी कि अगर हम आय की बात करें तो ये तो हम अगर आय की जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय से हम तुलना नहीं कर सकते कि भाई किस व्यक्ति की आय कितनी हमें पता ही नहीं चल पाएगी, क्योंकि सबकी आय जुड़ जाएगी तो पता नहीं चल पाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम यहाँ पे औसत आय का अनुमान लगाते हैं, यानी कि हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उन सबकी एवरेज आय कितनी है, यानी हमारी राष्ट्रीय आय कितनी निकल रही है, उसके अलावा उन सबकी जनसंख्या की औसत आय कितनी है, इससे हम विकास का पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, इसी में ही सेकंड सब पॉइंट सेकंड का, हम औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, यानी कि हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने सेकंड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए, विश्व बैंक की एक विश्व विकास रिपोर्ट है, ठीक है, 2012 की। इसके अनुसार देशों का वर्गीकरण जो है में इन मापदंड का प्रयोग किया गया है। किस मापदंड का, यानी कि जो औसत आय है यानी प्रति व्यक्ति आय है, इस मापदंड का इन्होंने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ये भी थर्ड सब पॉइंट है, सेकंड का थर्ड सब पॉइंट लिख लेना आप कि विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका, यानी कि जो औसत आय प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब वही बात करते हैं जो 2010 की। तो यहाँ पे चौथा सब पॉइंट है कि वे देश जिनकी 2010 में प्रति व्यक्ति आय $12,276 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें समृद्ध देश, ठीक है, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1,005 प्रति वर्ष है उससे या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। यहाँ पर ये मानक निकाला गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक हमने मापदंड रख दिया है कि $, जो है, यानी अगर कोई व्यक्ति $12,276 सालाना कमा रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या है, विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। यानी वो देश, यानी किसी देश की अगर मान लो औसत आय जो है $12,276 प्रति व्यक्ति निकल रही है, तो वो देश विकसित श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं किसी व्यक्ति की अगर आय, यानी किसी देश की आय जो है लगभग $1,005 भी नहीं बन पा रही है, तो वो देश जो है अविकसित में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का चौथा सब पॉइंट है। अब बात करते हैं भारत की। तो थर्ड पॉइंट आप यहां पे नोट करेंगे। देखिए, भारत जो है मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2010 में केवल जो थी वो $1340.4 प्रति वर्ष थी। ठीक है, यानी कि इसकी भारत की औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी थी सन 2010 में, $1340, ठीक है, प्रति वर्ष थी ये। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे औसत आय की यहाँ पे तुलना की गई है इसमें, यानी यहाँ पर 5 निवासी दिए गए हैं और हर किसी की तुलना की गई है कि देश का और देश खा में, यानी एक आप देख पा रहे होंगे निवासी कितने कमा रहे हैं, यानी ये इतने मासिक रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो इनका औसत निकाला गया है और वहीं एक इसका औसत निकाला गया है। तो आपको पता चल जाएगा कि औसत के मामले में किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, अगर एवरेज इनका निकाला जाए तो देखिए यहाँ पे औसत आय की बात कर ली हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये इमेज देके समझाया गया है कि गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश, यानी हमने कुर्सियों को बनाया है और उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गरीब नहीं है और अमीर भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर गरीब होते हैं और अमीर यहाँ पर कम है, यानी अमीर क्या करेगा, एक साथ 4 कुर्सियों को घेरे हुए हैं। ये यानी कि ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये इमेज कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक अमीर व्यक्ति, यानी एक अमीर, यानी किसी देश में मान लो कोई उद्योगपति है, वो एक देश की कुल राष्ट्रीय आय को बहुत ज़्यादा सृजित करते हैं। वहीं आपके एक देश का ऐसा भी तबका है जो कि अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता है, और वहीं अगर उसकी सम्मिलित आय अगर देखी जाए तो सम्मिलित आय के मामले में बहुत अच्छे खासे दिखाई जाते हैं। तो वो सच में सही मायने में वो देश जो है विकसित नहीं माना जाएगा, वो देश अविकसित ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई। आय और अन्य मापदंड, अगली हेडिंग है कि आय और अन्य मापदंड कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी आय और अन्य मापदंड यहाँ पे कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि किसी देश की औसत आय के अतिरिक्त भी यहाँ पे कुछ मापदंड रखे गए हैं, ताकि हमें स्पष्ट हो जाए कि किस देश ने, किस राज्य ने ज़्यादा प्रगति की है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करेंगे पहला पॉइंट, यहाँ पर जब हम किसी देश या औसत क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ये पहला पॉइंट इसमें नोट कर लेना। ठीक है, अब ये लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ये लक्षण जो है भिन्न भिन्न लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तालिका जो 1 है
1.3 है। यहाँ चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय दी हुई है। यहाँ पे देखिए 2012-13 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 हुआ तो उसके आंकड़े आए थे, उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, केरल की उससे कम है और बिहार की सबसे कम यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ये वाली टेबल जो बना लेना, ठीक है, नहीं ये चयनित राज्य जो है यहाँ पे ये लिख लेना, स्रोत कहाँ से है, आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14। ठीक है, तो यहाँ पे चयनित राज्य यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिनकी आय आपके सामने समकक्ष दी हुई है, इन्हें आप लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर वैसे आय के अकॉर्डिंग हम देखें तो महाराष्ट्र पहले पर है, केरल जो है सेकंड स्थान पर और बिहार जो है अंतिम पे पहुंच गया मान लीजिए। ठीक है, और वहीं हम एक अन्य तालिका और देखते हैं, यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र, केरल और बिहार की कुछ तुलनात्मक आंकड़े हैं। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, और वहाँ पर निवल उपस्थिति अनुपात इनसे संबंधित है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये भी तालिका आपको बनानी है। शिशु मृत्यु दर, ठीक है, यानी 1000 व्यक्ति में, इन सन 2012 का आंकड़ा है ये, 1000 जो बच्चे हैं उनमें यहाँ पर महाराष्ट्र में 25 मर रहे हैं। ठीक है, वहीं केरल में 1000 बच्चों में 12 बच्चों की मृत्यु हो रही है और बिहार में सबसे ज़्यादा 43 बच्चों की मृत्यु हो रही है। वहीं अगर साक्षरता दर की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर 82% साक्षरता दर है, केरल में वहीं 94% है और बिहार में 62% ही है। ठीक है, वहीं निवल उपस्थिति अनुपात जो है, यानी प्रति 100 व्यक्तियों में जो उच्चतर शिक्षा के लिए 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे जाते हैं उनका अनुपात अगर देखा जाए तो यहाँ पर 64 है और केरल में 78 है और यहाँ पर बिहार में सबसे कम है। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करें, यानी आय को अगर एक साइड में रखते हैं और अन्य जो सुविधाएं हैं, अन्य जो मापदंड है उनको अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा पहला स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, केरल आ जाएगा। वहीं महाराष्ट्र जो है सेकंड स्थान पर पहुंच जाएगा और ये जो बिहार है ये थर्ड स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें देखिए नोट करके आपको लिख लेना है, ये तालिका भी बनानी है ये, और नोट करके लिख लेना। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात। साक्षरता दर क्या होती है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, निवल उपस्थिति अनुपात है यानी 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। ठीक है, यानी 14 या 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे, कितने बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं तो उस एज के कितने बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके साथ उनका प्रतिशत निकाला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात का ही कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं कि अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे लिए महाराष्ट्र पहले स्थान में पहुंच जाता है। वहीं हम कुछ आर्थिक जो आय के कारण हैं उनके अतिरिक्त कुछ अन्य मापदंडों को भी यहाँ पे अगर साथ में जोड़ देते हैं तो इस हिसाब से यहाँ पर केरल प्रथम स्थान पे पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर और कुछ भी ज़्यादा नोट करने लायक नहीं था, यहाँ पर समझने लायक है और समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि भाई कि अगर हम किसी राज्य की अगर आर्थिक विकास यानी विकास की बात करें तो विकास के पहलू में केवल और केवल आय को देखना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमें तमाम अन्य कारक यानी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, बेहतर जीवन प्रत्याशा हो, इन सबको भी देखना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। तभी हम किसी राज्य की या किसी देश की हम जो है विकास की तुलना कर सकते हैं या विकास को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाएं क्यों दी जाती हैं, सार्वजनिक सुविधाओं का क्या महत्व है। देखिए ये आवश्यक है कि यहाँ पर हर देश में या हर राज्य में हर व्यक्ति मान लीजिए अपने लिए पर्सनल चीज़ें नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, हर व्यक्ति कहे सुरक्षा के लिए कि हम अपने अपने घर पर एक चौकीदार रख लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन रूप से पुलिस व्यवस्था हमने स्थापित की है ताकि सभी लोगों को समुचित रूप से कानून व्यवस्था मेंटेन करने में सहयोग मिल सके, उनके लिए जो है कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चोर अपराधी जो है नियंत्रण में रहें, चोर अपराधी जो अपराध जो है ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हमने एक कॉमन व्यवस्था क्रिएट की है ताकि लोगों को असुविधा भी ना हो और सभी को जो है वो सुविधा पहुंच सके। वहीं अस्पताल की बात करें तो मान लीजिए हर किसी के लिए अपना अपना एक डायरेक्ट डॉक्टर हायर करना बहुत बड़ा ही टफ टास्क है। इसके लिए सार्वजनिक सुविधाएं स्थापित की गई, सार्वजनिक हॉस्पिटल बनाए गए ताकि सभी लोगों के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जा सकें। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे ठीक है, यहां पर आप इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। ठीक है, लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है। ठीक है, लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है यह है, इसमें लिख लेना सब पॉइंट करके, कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, ये लिख लेना आप, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जेब में रखा हुआ रुपया जो है आपके लिए सारी वस्तुएं और जो खरीद सके। ठीक है, जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे,
अगर नागरिकों की बात करें, नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट लिख लेना। इसके लिए आय जो अपने आप में पर्याप्त सूचक नहीं है, हमें और भी बहुत सारे चीजें जहां पे ऐड करनी होंगी। तो सेकंड का सब पॉइंट क्या लिखेंगे, वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये आप सेकंड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। क्यों करवाना है वो मैंने बता दिया है कि हर व्यक्ति यहां पर सामाजिक रूप से एक जैसा नहीं है, हर व्यक्ति में भिन्नता है, हर व्यक्ति की आर्थिक स्तर अलग है, सामाजिक स्तर अलग है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सार्वजनिक सुविधाएं स्थापित की हैं, सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापित किए, सार्वजनिक विद्यालय स्थापित किए, सार्वजनिक चिकित्सालय स्थापित किए, ताकि सभी को समान रूप से जो है लाभ मिल सके। ठीक है, और सभी भी अपने अपने रास्ते में अपने अपने विकास के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, यानी कि यही इसी वजह से हमने सार्वजनिक सुविधाएं जो है प्रदान करवाई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर एक चार्ट दिया गया है, ये आप लिख लेना आप। ठीक है, यहां पर एक तालिका दी गई है, यहां पर ग्रामीण जनसंख्या की, देखिए एक तालिका जो है गवर्नमेंट की आंकड़े हैं ये। यहां पर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी है। यहां पर ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर भारत यूपी में 52% है पुरुषों में, महिलाओं में ये यूपी में 19% है ग्रामीण महिलाओं में। वहीं यूपी में अगर बात करें 10 से 14 वर्ष के बच्चों की साक्षरता दर तो 68% है लड़कों में, लड़कियों में 39% ही है। ठीक है, वहीं 10 से 14 वर्ष आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत जो है पुरुषों में 64% है, बच्चे लड़के जो है 64% है, और महिलाएं यानी कि लड़कियां जो है 31% है। तो ये तालिका आप लिख लेना आप। ठीक है, यानी कि यूपी की तालिका दी है, यूपी में कितना प्रतिशत है, ये आंकड़े आपको लिखने में जब आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो वहां पर आपको लिखने में बहुत ही ज्यादा उपयुक्त माने जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया होगा। अब चलिए बात करते हैं आपकी। अब देखिए अगली जो हेडिंग है ये है मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि जो आपकी मानव विकास रिपोर्ट है, तो आप इससे जानेंगे इसका मतलब हमारे लिए क्या है। ठीक है, देखिए आय का स्तर महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विकास के स्तर को मापने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड नहीं है, एक अपर्याप्त मापदंड है। तो इसके बारे में हमने कुछ और भी मापदंड यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें आप लिखेंगे, यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ठीक है, ये आप लिख लेना, मानव विकास रिपोर्ट में लिख लेना आप एक लाइन में, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनडीपी कैसे करती है, इनकी जो है मानव विकास रिपोर्ट कैसे तैयार करती है, तो आप बता देंगे ये उसके जो है महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, जिनके जरिए जो है मापदंड है, जिनके जरिए वह जो है किसी देश की विकास और विकसित होने की जो रिपोर्ट है, यानी मानव विकास की रिपोर्ट है, वो जारी करती है। देखिए यहाँ पर अभी हाल की हमारी जो आपकी रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट है, उसमें भारत को अभी 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 की जो आपकी रिपोर्ट है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट है, उसमें भारत का इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप अभी की लिख लेना, ये तो बहुत पुरानी रैंकिंग है, इसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये अभी की रैंकिंग आप लिख लेना। अभी हमारी जो विश्व में मानव विकास HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो में हमारा जो स्थान है इंडिया का, वो 129वां स्थान है। ये पुराने आंकड़े हैं। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2014 के आंकड़े हैं, इनसे हमें कोई लेने देना नहीं है। अभी आप लिख लेना कि वर्तमान में विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 129वां है। ये किसके आंकड़े हैं, सन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, यानी कि अगर मानव विकास रिपोर्ट की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश जो हैं वो हमसे इस रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बेहतर है। रीज़न क्या है, उनके यहाँ जनसंख्या कम है, वहीं जनसंख्या कम होने के साथ साथ उनके यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सार्वजनिक सुविधाएं हों, वो भी बेहतर हैं। ठीक है, इस वजह से उन्होंने अपने यहाँ के विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और अपने यहाँ के मानव को ज़्यादा विकसित बना लिया है। तो इस वजह से हम देखते हैं अपने हमारे पड़ोसी देश हैं, इवन इफ कभी कभी पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल जाता है, अफगानिस्तान भी, यानी अफगानिस्तान की छोड़िए, नेपाल भी आगे हमसे निकल जाता है, भूटान भी निकल जाता है, बांग्लादेश भी निकल जाता है, कभी कभी हमसे श्रीलंका भी आगे निकलता है। ठीक है, रीजन क्या है कि इनका जनसंख्या कम है। ठीक है, यानी जनसंख्या कम है और कम जनसंख्या के लिए हम बेहतर से बेहतर, यानी कि आप खुद एक अनुमान लगा लीजिए, मान लीजिए किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, यानी किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं, तो वो 2 बच्चों का लालन पालन पोषण बढ़िया कर सकता है, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी दे सकता है। ठीक है, अच्छे खासे उनके लिए संसाधन जुटा सकता है। वहीं एक परिवार में मान लीजिए 7 से 8 बच्चे हैं,
तो क्या पॉसिबल है कि 7 से 8 बच्चों के लिए अच्छी खासी शिक्षा प्रोवाइड जो करवाई जा सके या उन्हें अच्छा खासा भोजन प्रोवाइड हो सके? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब कारक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी हम देखते हैं कि एक देश हमसे जो है एक छोटी, यानी कि एक देश आबादी में हमसे बहुत छोटा है, उसकी अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें उसमें भी बहुत हमसे निम्न है, लेकिन फिर भी वो हमारा मानव विकास की सूची में हमसे आगे है। तो आगे होने के यही सबसे बड़े कारक होते हैं जिनकी वजह से वो आगे पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप यहां पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली जो हेडिंग है आपकी, ये है विकास की धारणीयता, यानी विकास की धारणीयता क्या है। ठीक है, ये यहां पे हम जानेंगे। ठीक है, विकास की धारणीयता के पीछे अवधारणा ये रही है कि चूंकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हमेशा विकास जो है की गति जो है एक जैसी नहीं रहती है, तो वैज्ञानिकों का मानना जो है, वैज्ञानिक तमाम अर्थशास्त्री, चिंतन शास्त्री, उनका मानना ये है कि विकास की धारणीयता के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो वर्तमान में अभी जो कर रहे हैं, हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनसे हमारा जो है आने वाले फ्यूचर हमारी जनरेशन है वो सुरक्षित रहे, उनके लिए वो चीज़ें जो बची रहें। ठीक है, तभी हमारा जो विकास है वो आगे हो सकेगा और विकास हमारा जो है निरंतर जारी रह सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे यहाँ, यानी कि अभी विश्व भर में यूएन की जनरल असेंबली ने 17 SDG रखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे हैं, यानी विकास के धारणीय लक्ष्य रखे हैं, जिन लक्ष्यों को सुनिश्चित करना की प्रतिबद्धता जो है 2030 तक जाहिर की गई है। यानी 2030 तक सभी देश जितने हैं, यानी उससे जो SDG के दायरे में जो लोगों में सहमति व्यक्ति है, उन सभी लोगों को उन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है, यानी विकास के धारणीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है, और ये 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, और इन 17 लक्ष्यों को अगर वो लोग, यानी कि अगर इन 17 लक्ष्यों को वो लोग ध्यान देते हैं तो क्या होगा, यानी वो लोग एक जो है अच्छे खासी अपने यहाँ जो है एक विकास के दायरे में अपने आप को आगे ले जा सकेंगे। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं जो उन्हें अचीव करना है 2030 तक। ठीक है, देखिए ये रहे आपके SDG 17 गोल्स हैं। इसमें नो पॉवर्टी, यानी बिल्कुल गरीबी नहीं, जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे, सबके लिए गुड हेल्थ, ठीक है, एंड वेल बींग, क्वालिटी एजुकेशन, यानी अच्छी खासी शिक्षा, जेंडर इक्वलिटी, यानी कि समानता हो, यानी कि जेंडर किसी के साथ लैंगिक भेदभाव ना हो, स्वच्छ वाटर और स्वच्छता, ठीक है, यानी साफ पानी और स्वच्छता, यहाँ पर एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी सबको साफ और स्वच्छ सुथरी ऊर्जा मिल सके। ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो यहाँ पर। ठीक है, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इनक्वालिटीज जो हैं आपकी, इनइक्वालिटीज जो हैं इन्हें हमने कम करना है, यानी किसी प्रकार से हमें जो है इनइक्वालिटी ना रहे। ठीक है, समाज में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि हमें जो है धारणीय विकास और धारणीय जो है धारणीय कम्युनिटीज की स्थापना करनी है। ठीक है, ताकि वो हमारे विकास के लक्ष्यों को जीवित रख सकें। इसमें 12वां लक्ष्य है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि हम जिम्मेदार रूप से किसी भी चीज़ का दोहन करें। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम संसाधन जो है वो नवीनीकरण संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है, उसको इस हिसाब से यूज करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित रहे, संचित रहे। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि हम एक भविष्य को देखते हुए उसका दोहन अधिक से अधिक ना करें। अगर ज़्यादा दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम अपने विकास के योगदान देने में बड़ा ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हमें बड़ी सावधानी पूर्वक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि हमारे जो पर्यावरण दिनों दिन प्रदूषित होता जा रहा है, हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना हुआ है, इस पर भी हमें विचार करना है। ठीक है, 14वां है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समुद्री जो हमारा भौम स्तर जो समुद्री जल है, ठीक है, यानी हमारे जो महासागर वगैरह हैं उन्हें भी हमें स्वच्छ रखना है, उनमें रहने वाले जलीय जीव जगह वगैरह हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, यानी कि हमारी स्थलाकृतिक संरचनाएं हैं वो भी सुरक्षित बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमें एक शांति, न्याय और एक अच्छा खासा जो है भाईचारा हमें स्थापित करना है। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, 17वां ये कि इस गोल को प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप है। तो ये हमारे SDG रखे गए, यानी 17 धारणीय विकास के लक्ष्य रखे गए। इन्हें रखने का मतलब ये है, जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, अचीव करने का मतलब और रखने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी देश इन सभी लक्ष्यों को पूरा करता है तो यकीन मानिए वो देश अपने विकास की चरम ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी हम इन सभी जो 17 के 17 लक्ष्य, इन लक्ष्यों को अगर हम विशेष रूप से ध्यान दें तो हम लोग विकास की नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। और वहीं अगर हम इन लक्ष्यों की उपेक्षा करें तो यकीन मानिए हम वो विकास की रफ्तार में अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो जरूरी हम लोगों के लिए ये है कि वर्तमान को देखते हुए और भविष्य को नजरअंदाज ना करते हुए, यानी वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य को नजरअंदाज ना करते हुए भविष्य के लिए उस लक्ष्य को हम जो है संचित कर सकें, धारणीय विकास की अवधारणा को निरंतर जारी रख सकें, उस अवधारणा को कभी टूटने ना दें। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत में जैसे एक रिपोर्ट है इसी में विकास की धारणीयता में कि भारत में भूमिगत जल स्तर है
कि यानी यहाँ पर अभी हाल के हमारे जो प्रमाण हुए हैं, हाल के तमाम रिसर्च उन्हें पता चला है देश के कई भागों में भूमिगत जल जो है, भौम जल जो है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे ये अति उपयोग होने के कारण संकट में है। और यहाँ पर 300 से ज़्यादा जिले यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल जल नहीं है, भौम जल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और देश का लगभग यहाँ पर हमारे देश का लगभग 1/3 भाग जो है वो भूमिगत जल भंडारों को अति उपयोग कर रहा है, ठीक है। और यदि इस साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग जो है इस साधन का अतिउपयोग कर रहा होगा। यानी अगर हम इसी गति से इसका अतिदोहन करते रहें तो एक कंडीशन ये आएगी कि देश के 60% से ज़्यादा लोग जो हैं उस समय इसका अतिदोहन कर रहे होंगे। ऐसी दृष्टि में, ऐसी समस्या में क्या होगा कि हमारे देश में भूमि जल स्तर है बिल्कुल नीचे चला जाएगा और कहीं ना कहीं भूमि जल स्तर समाप्त होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें इसके पर भी विचार करना है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा अमेरिका के बारे में। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, इसमें आपके मध्य पूर्व है, यूएसए है, विश्व है, ठीक है। ये आप लिख लेना यहाँ पर, यानी दो उदाहरण आपको दिए गए हैं और दोनों उदाहरण आप लिख लेंगे तो बात कर लेना यहाँ पर, ठीक है। नहीं, इसमें उदाहरण 1 उदाहरण 2 करके लिख लेना आप, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है, थोड़ा सा इसमें आप लिख लीजिए। देखिए मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना आपने पहला पॉइंट कि हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, ठीक है, करें, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर ऊंचा हो और कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, ठीक है। इसी में सब पॉइंट लिखेंगे। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, ठीक है। अब इसमें उदाहरण 1 उदाहरण 2 लिख लेना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने आपको दिखाए थे वो लिख लेना आप अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण 1 में आप लिख लेना भारत में भूमिगत जल स्तर, ठीक है। इसमें लिख लेना आप पहला, इसमें पॉइंट करके कि हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अतिउपयोग से होने का गंभीर संकट है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि 300 जिलों से मिली सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है, ठीक है। इसी में सेकंड सब पॉइंट लिख लेना, इसी में यदि इस साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अतिउपयोग कर रहा होगा, ठीक है। तो ये उदाहरण 1 आपने देख लिया है। ये विकास का जो लक्ष्य है, हम जिसे जल पर पूरा निर्भर हैं, इससे हम चाह रहे हैं कि जल का उपयोग करते हुए हम विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लें और वहीं जल ही समाप्त हो जाएगा तो हम विकास के लक्ष्य को कहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उदाहरण दूसरा आपका सामने दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ठीक है। ये तालिका बना लेना, यानी क्रूड ऑयल की तालिका है, कच्चे तेल की तालिका है, भंडार कितने हैं और भंडारों में चलने की अवधि कितनी है। देखिए मिडिल ईस्ट की बात कर लें, मध्य पूर्व की बात कर लें तो 2013 के भंडार हैं ये, ठीक है। 2013 की रिपोर्ट है, तो उस समय ये जो भंडार थे ये 808.5 हजार मिलियन बैरल लिखा है यहाँ पे, बैरल होता है, ठीक है। यानी कि जो तेल होता है, तेल को मापने की इकाई बैरल बोली जाती है। बड़े मात्रा में अगर तेल नापेंगे हम तो बैरल में मापा जाता है, ठीक है। तो बैरल में मापते हैं तेल वगैरह को, ठीक है। तो बैटल लिख दिया है, बैरल है यहाँ पे, ठीक है। और भंडार यानी कि 808.5 मिलियन जो भंडार है मध्य पूर्व में, ये कब तक चलेगा, 78 वर्षों तक चलने की अनुमान है इस भंडार की, ठीक है। जिस हिसाब से आज दोहन हो रहा है उस हिसाब से। वहीं यूएसए में कितना है, 44.2 हजार मिलियन बैटल है, ठीक है, बैरल है, सॉरी बैटल बोल रहा हूं मैं। ये 12 वर्षों तक चलेगा। और संपूर्ण विश्व में जो भंडार है कच्चे तेल का वो कितना है, 1687.9 और कितने वर्ष चलने का अनुमान है, 53.3 वर्ष। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने वाली बात है हमारे लिए कि हमारा ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है। अगर हम इसका अच्छे खासे तरीके से आज दोहन करते जाएंगे तो यकीन मानिए आज से 53 साल बाद हमारे यहाँ देखने को आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए जब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा उस समय तो क्या होगा, जो विकास का हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो विकास तो वहीं कहीं रुक जाएगा, हमारे यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल जो है ठप्प पड़ जाएंगी, ठीक है। तो हमें इस संसाधन का ऐसे उपयोग करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सुरक्षित रहे और विकास की धारणीता हमेशा बनी रहे, ठीक है।